आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आज की क्लास में अपने जो बीएससी ईजी हमारे 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा। तो उनका जो सब्जेक्ट है आपका पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज मैं काफ़ी रोमांटिक टॉपिक लेके साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज जो है मैं स्टोरेज ग्रेन्स पेस्ट में जो दूसरा इंसेक्ट पेस्ट है, मैंने एक पिछली क्लास में आपको लिस्ट दी थी कि कौन कौन से मेजर स्टोरेज ग्रेन पेस्ट हैं, यानी भंडार गृह में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं, भंडार अनाज में लगने वाले प्रमुख कीट हैं, उनकी लिस्ट दी थी। तो उसमें मैंने आपको राइस वेल पढ़ाया था। आज जो मेरी क्लास है वो दूसरा जो मेजर इंसेक्ट है आपका, मेजर पेस्ट है आपका स्टोरेज ग्रेन पेस्ट का, वो है खपड़ा बीटल। तो खपड़ा बीटल के बारे में मैं जो है आपको पढ़ाऊँगा। तो खपड़ा बीटल जो है ये गेहूँ का एक प्रमुख कीट है। वैसे तो कई सारी फसलों में ये अटैक करता है, लेकिन गेहूं की फसल में ये मुख्यतः जो है अटैक करता है और इसको हम खपड़ा बीटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए छात्रों हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं कि किस प्रकार का जो है वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन होता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है और इसका जो है वो नेचर ऑफ डैमेज क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या है और इसका मैनेजमेंट जो है वो कैसे करेंगे। तो ये जो है वो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। तो इसको बिल्कुल आप जो है ध्यान से पढ़ेंगे। वैसे तो इसका जो है वो समय से अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं तो इस पर हम अच्छे से इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो कई सारी सावधानियां हैं जो हम इसके नियंत्रण में आपको बताएंगे। आइए छात्रों में डिटेल से आपको बताता हूँ। इसका नाम है आपका खपड़ा बीटल। ठीक है, तो वैसे इसको हम व्हीट खटरा बीटल के नाम से भी जानते हैं, यानी गेहूं का खपड़ा जो है वो घुन या कीट जो है इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इसका हम करते हैं तो इसका नाम जैसा कि आपको बताया मैंने, गेहूं का खपड़ा बीटल या खपड़ा बीटल ऑफ व्हीट इसको कहते हैं। इसके अन्य नाम होते हैं जैसे खपरा हो गया, पाई हो गया, वांतरी हो गया, जैसे आपका इसको खपरा, पाई, वांतरी आदि नामों से जो भी है, या फिर गेहूं का घुन, कई जो है वो लोकल नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ठीक है ना, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम इवर्ट। ठीक है, तो ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम इवर्ट इसका साइंटिफिक नाम होता है। इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है कोलियोप्टेरा और इसकी जो फैमिली होती है वो डर्मिस्टिडी होती है। क्या होती है? डर्मिस्टिडी। और जो इसका जो है पोषक अन्न होता है वो होता है गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। ठीक है, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। ठीक है, वैसे तो ये प्रमुखतः गेहूं में ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन इसके अलावा जो है ये गेहूं में भी, चावल में भी, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि फसलों में जो है वो ये आदि फसलों की स्टोरेज में, आदि फसलों के जो है वो ये प्रभावित जो है वो करता है। ठीक है, इसका जो है वो फिगर के माध्यम से भी इसमें समझ सकते हैं। ये जो है आपका खपड़ा बीटल के एडल्ट्स होते हैं जिसको देख करके आप आसानी से आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है होते हैं। इसका हाइपोगैनेथस माउथ पार्ट होता है, इसका जो है हाइंड लेग्स और प्रो विंग्स होते हैं। इसके जो है वो 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स इसके पाए जाते हैं। जो इसके विंग्स होते हैं पूर्णतः जो है वो सख्त होते हैं, इलेक्ट्रा फॉर्म में होते हैं और चमकीले होते हैं, जिससे प्रकाश पड़ने पे वो बिल्कुल चमकते हैं। तो इस प्रकार से इनके शरीर पे जो हल्के रोए भी जो है वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम देख करके आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके एंटीनी होते हैं, माउथ पार्ट इनके पूरे डेवलप होते हैं, माउथ पार्ट इनके बाइटिंग एवं चेविंग टाइप होते हैं। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको देख करके आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये मुक्ता जो है वो भारत, अफ्रीका, वर्मा, चीन आदि देशों में जो है पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये भारत, अफ्रीका, वर्मा, चीन कई सारे देशों का मुख्य कीट है और संसार के अन्य सभी देशों में जहाँ भी तापक्रम लगभग 34 से 32 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है वहाँ पर यह मुक्ता जो है पाया जाता है। भारत में लगभग सभी प्रदेशों में मिलता है। ठीक है ना, तो ये मुक्ता जहाँ पर जो है वो देखा गया, जहाँ पर
सेमी ह्यूमिड रीजन्स होते हैं जहाँ पर गर्मी और ठंडी दोनों पड़ती है, मुक्ता लगभग 34 से 32 से 44 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर ये ज़्यादातर जो है मुक्ता पाया जाता है। जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर ये नहीं पाया जाता है, जहाँ पर मध्यम गर्मी पड़ती है वहाँ पर ये मुक्ता जो है वो पाया जाता है, ठीक है ना। तो लगभग सभी भारत के लगभग सभी राज्यों में ये कीट मुक्ता पाया जाता है। अन्य देशों जो मैंने खपरा बीटल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये जो है प्रॉपर ऑक्सीजन में ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। अगर इसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, जहाँ पर कम ऑक्सीजन होता है वहाँ इंसेक्ट जो है वो ज़्यादा जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी ये इसके जो रहने की दशाएं हैं वो नहीं अनुकूल हो पाती हैं। तो ये जो है वो ज़्यादा गहराई पर अनाज के अंदर जो है वो ज़्यादा गहराई पर जो है वो नहीं जा पाता है, ये अनाज की ऊपरी सतह पे ही जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है वो नेचर ऑफ डैमेज जो है वो होता है। तो ये मैंने ये लिखा भी है। तो ये सारी चीज़ें प्राय देखा गया है कि ये कीट अनाज के ढेर में ऊपर ही जो है वो जो है कीट काफ़ी जो है फसल को प्रभावित करता है, और यह ढेर के अंदर ज़्यादा गहराई तक नुकसान अधिक खा सकता है क्योंकि इसके विकास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था पहले कि जो खपरा बीटल होता है वो ज़्यादा गहराई पे जो है वो अनाज की गहराई पे फसल को डैमेज नहीं कर पाता है क्योंकि इसको ज़्यादातर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये ऑक्सीजन में ही वृद्धि एवं विकास करता है, तो उस हिसाब से ये जो है करता है। और दूसरी चीज़ है, जिस समय इसका प्रकोप अधिक हो जाता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, तो उसके बाद सारे भंडारगृह में चलते हुए नज़र आते हैं और इसके साथ बाहर जो है निकलते हुए भी दिखाई देते हैं। तो जब इनका इन्फेस्टेशन जो है वो ग्रेनरी स्टोर के अंदर इनका इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो है वो जैसे जो ग्रेनरी होती है, जो हमारी कुठिला होती है, बखार होती है, स्टील के जो ड्रम होते हैं उसके चारों तरफ घूमते हुए दिखाई देंगे और फर्श पर दीवार पर ये चलते हुए जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गहराई पे अनाज पे जो है वो नहीं दिखाई आपको देते हैं। इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसके अलावा जो है वो इनके काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के। इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के होते हैं, काटने एवं चबाने वाले होते हैं। इस कीट के द्वारा साधारणतः क्षति वर्ष भर चलती रहती है। मतलब ये पूरे जो है वो एक साल में वर्ष भर जो है वो फसल को ये जो है वो नुकसान पहुंचाते रहते हैं। यानी आपका जो है वो लगभग वर्ष भर तो ये क्षति पहुंचाते हैं फसल को, लेकिन ज़्यादातर जो है वो जुलाई से लेकर के जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, इस महीने में ज़्यादा फसल को जो है नुकसान पहुँचाते हैं। यानी जब बरसात का मौसम होता है और जो है वो नॉर्मल ठंड पड़ती है तो उस समय जो है फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और जब अधिक शीत पड़ती है, ठंडी पड़ती है, उस समय फसल को ये ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा पाते हैं। और पर अधिक क्षति जो है वो जुलाई से अक्टूबर तक होती है, और यह दानों के भ्रूण वाले भाग को जो है वो खाना अधिक पसंद करते हैं। एक चीज़ और सबसे बड़ी विशेषता होती है, जो खपरा बीटल होता है वो सबसे ज़्यादा जो है जो अनाज होता है उसके भ्रूण को खाना पसंद करते हैं। दानों का जो एम्ब्रियो होता है, अंदर का जो भ्रूण होता है जिससे नए पौधे निकलते हैं, इसमें अंकुरण की क्षमता होती है, तो जो परिपक्व भ्रूण होता है उसको खाना अधिक पसंद करते हैं। तो जब अनाज के भ्रूण को ये खा जाते हैं तो फिर भ्रूण से ही अंकुरण होता है, तो फिर दाना अंकुरण योग्य नहीं होता है और वो बोने के लिए उसको प्रयोग बिल्कुल जो है वो नहीं किया जाता है। तो ये काट करके जो है वो तोड़ करके दाने को उसके भ्रूण कर को खा जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो ये जो है वो दानों को काफ़ी प्रभावित करते हैं, जिससे दाने काफ़ी हल्के हो जाते हैं और ये जो है वो कटे हुए दिखलाई पड़ते हैं। किस प्रकार दिखाई पड़ते हैं? कटे फटे जो है वो दिखलाई पड़ते हैं। तो इसका जो है वो नेचर ऑफ डैमेज इस प्रकार से होता है। एक फोटो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप देख रहे होंगे ये अनाज है, ये इनका क्या है? ये इनका एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो, ये इनका एम्ब्रियो होता है। और इस प्रकार से दाने को जो है ये सर्कल्स में जो है वो काट देते हैं। आप देख रहे हैं दाने के अंदर पहले छोटे छोटे छिद्र करते हैं और उसको जो है धीरे धीरे काट देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इस प्रकार से जो है वो दाने के अंदर नेचर ऑफ इनका डैमेज जो है वो होता है। इन साइड में देखिए ये इंसेक्ट हैं और इस प्रकार से ये दाने को तोड़ देते हैं और तोड़ करके जो है वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर में जो भ्रूण होता है, इस प्रकार से जो इनका एम्ब्रियो होता है
उसको तोड़ करके खा करके नष्ट कर देते हैं, जिससे दाने अंकुरण योग्य नहीं होते हैं और बिल्कुल बोने के लिए जो है वो प्रयोग जो है वो नहीं किए जाते हैं। और उन्हीं दानों में धीरे धीरे जो है वो जब ये थोड़ा सा मॉइस्चर मान लीजिए है तो उसमें कई प्रकार के फंगस अटैक हो जाता है। देख रहे हैं इस प्रकार के काले काले जो है वो बड़े बड़े धब्बे दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं तो फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो दाने टूटे फूटे भी होते हैं और उसमें काले काले कलर की जो है वो फफूंद विकसित हो जाती है। आप देख रहे होंगे इस प्रकार से। तो ये फफूंद जो विकसित हो जाती है इससे दाने जो है वो काले काले उसमें स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ब्लैक कलर के दानों के अंदर स्पॉट दिखाई होते हैं जो दाने की गुणवत्ता को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, दाने की क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे इसकी मार्केट में जो वैल्यू होती है उस दाने की बिल्कुल लो कम हो जाती है और फार्मर्स को, किसान को काफ़ी आर्थिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये फसल को, दाने को काटते भी हैं और काटने के पश्चात उसमें तमाम प्रकार के फंगस का अटैक हो जाता है। तो दाने जो है वो ना बोने योग्य हो जाते हैं और ना खाने योग्य हो जाते हैं और ना बिक्री करने के योग्य जो है वो रहते हैं। तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका ऐसे आप इनका डैमेज ऑफ नेचर अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने जो है वो अनाज को देख करके, ठीक है। इसके बाद इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो इनका जीवन चक्र जो होता है, इनका लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। किस प्रकार का लाइफ होता है, कंप्लीट लाइफ साइकिल। कंप्लीट लाइफ साइकिल में क्या होता है, एग, ग्रब और प्यूपा और एडल्ट होते हैं। इनके लाइफ साइकिल की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, अंडा, ग्रब और ये होता है ग्रब, ठीक है, मिस्टेक है टाइपिंग। ग्रब, क्रीमकोश तथा जो है वो प्रौढ़ अवस्था पाई जाती है। यानी क्या कहते हैं, एग्स, ग्रब्स, प्यूपा और एडल्ट्स, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं होती हैं इनकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं इनकी जो इम्पोर्टेंट डिसीजेज हैं। आप लोग इस फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये इनके एग्स होते हैं और एग्स से जो है वो निकलते हैं लार्वी, जिसको हम ग्रब के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्रब्स कहते हैं, ठीक है। तो यानी लार्वा और ग्रब्स कहते हैं। ये इनके प्यूपा होते हैं और ये इनके एडल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बीटल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन चक्र होता है। इनका लाइफ साइकिल 4 अवस्था में होता है, एग, ग्रब, प्यूपा और एडल्ट, ठीक है। इसमें कंप्लीट लाइफ साइकिल पाया जाता है, जिसको हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आइए डिटेल में जानते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनका जो एग होते हैं, मादा जो है वो मेटिंग के पश्चात जो है 5 से 6 दिनों के बाद अंडे देना प्रारंभ कराती है। तो जो फीमेल होती है वो मेटिंग के 5 से 6 दिनों के बाद एग लेइंग करना जो है वो प्रारंभ कर देती है और अंडे दोनों के ऊपर, बोरों के ऊपर जो है दिए जाते हैं। तो अंडे कहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे दानों के ऊपर दिए जाते हैं, बैक्स के ऊपर देते हैं, क्रैक एंड क्रेविसेस जो होते हैं वहाँ पर दिए जाते हैं, जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं दीवारों पे वहाँ पर इनके एग लेइंग किए जाते हैं। और फिर जो है वो एग से लार्वी, एग से जो है वो ग्रब्स निकल करके फसल को इन्फेस्टेशन जो है वो प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है ना। यानी फसल के अंदर जो है वो छेद करके प्रवेश कर जाते हैं और फसल को, आपके दानों खाना प्रारंभ कर देते हैं। एग्स जो होते हैं वो छोटे, गोल, अर्ध पारदर्शक, लगभग 1/2 mm के जो है वो लंबे होते हैं, ठीक है ना, और सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। एक जो मादा होती है वो अपने जीवन काल में लगभग 125 से 150 अंडे तक देती है। यानी जो एक फीमेल होती है वो लगभग 125 से 150 एग जो है वो ये अपने जीवन काल में जो है वो देती है। बिल्कुल इसको आप इसके साथ ले लीजिएगा। उसके बाद हम देखें इसे ग्रब्स की बात करें तो ग्रब्स जो होते हैं, जो सेकेंड अवस्था होती है, मोस्ट डैमेजिंग जो स्टेज होती है वो होती है ग्रब स्टेज। तो ग्रब स्टेज में क्या होता है, अंडों से निकलने के पश्चात ग्रब छोटे भूरे सफ़ेद रंग के जो है वो शरीर में उसके हल्का बालों से जो है वो ढके होते हैं और बाल भूरे तथा शरीर के अंत में पूंछ जैसी आकृति जो है वो दिखलाई पड़ती है। इनके जो शरीर के पिछले भाग में पूंछ जैसे आकृति आपको दिखाई देगी और इनके जो ग्रब्स होते हैं उसके
हल्का काले भूरे कलर के छोटे छोटे उस पर जो है वो आपके हल्का बाल निकले हुए दिखाई देते हैं। और ये जो है वो सूर्य में टूटे फूटे दानों को खाते हैं। यानी तो पहले ये शुरुआत में जो इनके एडल्ट्स के द्वारा टूटे फूटे दाने होते हैं उसको खाते हैं, जो आटा बना होता है उसको खाते हैं, और बाद में ये कुछ दिनों के पश्चात पूरे दानों को खाना शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत में जो एडल्ट इंसेक्ट होते हैं उनके दानों को टूटे फूटे दाने जो होते हैं, जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट दाने होते हैं, उसको इनके ग्रब्स खाते हैं। और फिर जो है वो दो जो सही दाने होते हैं उसमें ये फिर उसको धीरे धीरे पूरे दानों को खाना जो है वो उसके होल्ड ग्रेन्स को खाना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। इसके पश्चात अधिक गर्म अथवा ठंडा मौसम हो जाने पर इसका जीवन काल 200 से 3 वर्ष तक हो जाता है। ठीक है ना। अगर अधिक जो है वो ठंडी पड़ गई, ठंड मौसम हो गया, गर्म हो गया, तो उस समय क्या होता है इनका लाइफ साइकिल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना। अधिक टेम्परेचर के बढ़ या घट जाने से इनका लाइफ साइकिल काफ़ी बढ़ जाता है, लगभग 2 से 3 वर्षों का जो है वो इनका जीवन चक्र हो जाता है। और ये जाड़े के मौसम में अपने इसी रूप में व्यतीत करता है और दरारों बोरों में छिपकर निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। और जब ठंडी का दिन होता है तो उस समय ये जो है वो हाइबरनेशन शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? जो क्रैक एंड क्रेविसेस होते हैं, जो दरारें होती हैं, जो छिद्र होते हैं, इधर उधर ये छिपे रहते हैं। और जब फेवरेबल टेम्परेचर आता है फिर से ये बाहर निकल करके फसल के अंदर इन्फेस्टेशन जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। फसल को, अनाज को प्रभावित करना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से इनका क्रियाकलाप होता है। पूर्ण विकसित हो जाने पर इसकी लंबाई लगभग 5 mm की हो जाती है। कितनी mm की होती है? 5 mm की। और पूर्ण विकसित ग्रब जो है वो अपने अनाजों में, अनाज के बोरों के बीच क्रीमकोश में परिवर्तित हो जाता है। और जब ये फिर जो है वो जब इनका जो ग्रब्स होते हैं पूर्णतः जब डेवलप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर ये जो है वो अनाज के बोरों में, क्रैंक एंड क्रेविसेस में, ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो है वो लाइफ स्टाइल होता है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद इसकी जो अगली स्टेज होती है वो होती है प्यूपा स्टेज। ठीक है। प्यूपा स्टेज जो है वो क्या होती है? ये कोकून बनाकर इसके अंदर जो है कोशावस्था में रहते हैं। ये दीवालों के इनसाइड में, क्रैक एंड क्रेविसेस में, बैग्स में, ये इनसाइड में प्यूपा अवस्था में पड़े रहते हैं, जिसे हम कोकून के नाम से जानते हैं। कोकून जो है वो इस प्रकार से जो है वो इसकी कोई का रंग मटमैले या भूरे के रंग का जो है वो इनका जो कोकून होता है वो हल्का मटमैले या भूरे रंग का होता है, जो क्रिमकोश में परिवर्तित होता है। और इसके ऊपर लाल रंग के लिए हुए भूरे बाल जो है वो निकले होते हैं। यानी इनके ऊपर जो है वो हल्का लाल रंग के लिए हुए भूरे कलर के बाल भी दिखाई देते हैं। और जो इनकी कोशावस्था होती है वो 4 से 7 दिन की होती है। कितने दिन की होती है प्यूपा स्टेज? 4 से 7 दिनों की होती है। और फूटने के बाद ये जो है वो प्रौढ़ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्यूपा जो है वो लगभग मटमैले भूरे रंग का होता है, जिसका आकार लगभग 0.7 mm का होता है। और वह लाल रंग लिए हुए हल्का होते हैं। और इनकी जो कोशावस्था होती है वो 4 से 27 दिनों की जो है वो होती है। ठीक है। इसके बाद इनके जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट कीट जो है वो सलेटी भूरे रंग के होते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 mm की होती है और चौड़ाई लगभग 2 mm की जो है वो होती है। ठीक है। इसका शरीर जो होता है वो अंडाकार, सिर छोटा, सिकुड़ने वाला होता है। और एंटीनी जो है वो फुल्ली डेवलप होती है और एक नेत्रक वाले होते हैं। ठीक है ना। इनकी जो एंटीनी होती है वो दंडाकार होती है। और इनके जो आई होती हैं वो पूर्ण डेवलप होती हैं। और पंख जो है वो 2 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? पंख कितने जोड़ी होते हैं? 2 जोड़ी होती हैं। ठीक है। यानी 2 पेयर्स ऑफ विंग्स इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें अगले सख्त तथा पिछले जो है जोड़े झिल्ली की तरह होते हैं एवं बदन पूरा ढके हुए रहते हैं। ठीक है ना। इनके जो पंख होते हैं पूरी तरह से जो है वो एक प्रकार से 2 जोड़ी होते हैं और पूरी तरह से थोड़ा सा जो है वो कड़े होते हैं, सख्त होते हैं, इसीलिए इनको हम खपड़ा बीटल कहते हैं। पंख जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रा फॉर्म में तगड़े होते हैं, कड़े होते हैं, जो पूरी तरह से शरीर को जो है वो ढके हुए रहते हैं। ठीक है।
इसके बाद प्रौढ़ प्राय जो है वो 25 से 30 दिनों तक जो है वो जीवित रहते हैं। कितने दिनों तक जीवित रहते हैं? 25 से 30 दिनों तक जो है वो जीवित रहते हैं। और साधारण परिस्थितियों में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्ष में लगभग इनकी जो है वो 20 से 22 पीढ़ियां पाई जाती हैं। कितनी जनरेशन होती हैं? 20 से 22 पीढ़ियां जो है वो पाई जाती हैं। और अनुकूल वातावरण का जीवन काल जो है वो 33 से लगभग 34 से 76 दिनों का होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका टोटल जो लाइफ साइकिल पूरा जीवन चक्र होता है वो 34 से लेकर के 76 दिनों का होता है। यानी जब टेम्परेचर के ऊपर होता है, जब तापमान अधिक होता है तो इनका जीवन चक्र बढ़ जाता है, और जब तापमान कम होता है तो इनका जीवन चक्र कम हो जाता है। ठीक है ना। तो उसी के अनुसार जो है तापक्रम इनको जो है वो काफ़ी जो है प्रभावित करता है। तो ये इस तरह से इनका लाइफ साइकिल जो है वो होता है। अगली बात करें हम इनके नियंत्रण की, तो इनका नियंत्रण जो है वो कई प्रकार से, जो मैंने आपको बताया, लगभग नियंत्रण जो है वो सारे जो भंडारण कीट हैं उसमें लगभग समान होता है। ठीक है। तो नियंत्रण के लिए मैं एक अलग से क्लास बना के आपको समझा दूंगा, जो आप सभी में आप जो है वो लिख सकते हैं। कुछ नेचुरल इनमीज होते हैं जिससे हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे जो है वो रेडिविडी बग्स होती हैं। ठीक है ना। रेडिविडी जो बग्स होती है वो जो है वो इसका शिकार करके जो ये कीट होती है इसको खा जाती हैं। तो इस प्रकार से इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ परजीवी इंसेक्ट होते हैं जैसे वैप्स होती हैं, वैप्स जो बर होती हैं वो भी इनकी जो है वो इस कीट को जो है वो खाती हैं। इसकी जो स्पीसीज है एनिसोप्टोर्मलस कैलरोई हावार्ड होती है, और डायनामरस लैक्टिपैकस एमेड होती है, और साइनोपीस होती है। इस प्रकार की कुछ स्पीसीज होती हैं इनके पैरासाइट्स की, जो इंसेक्ट को जो है वो किल करती हैं। ठीक है। इनके एग्स को किल करती हैं। एग पैरासाइट्स होते हैं और लार्वल पैरासाइट होते हैं जो इनके कीट पे परजीवी के रूप में रह करके इनकी संख्या को नियंत्रित जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से कई मेथड्स हैं कंट्रोल के, जो मैंने आपको डिटेल में बताया पिछली क्लास में, और नेक्स्ट एक क्लास में आपके लिए पूरे कंट्रोल के लिए बना दूंगा, तो उस हिसाब से आप कंट्रोल इसका पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। कल हम फिर नई क्लास में आपके नई टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।